हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मैथ इन मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आज है 17 फरवरी और आज हुआ है बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षार्थियों का फर्स्ट सिटिंग में साइंस का एग्ज़ाम। तो आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं कि फर्स्ट सिटिंग में साइंस का जितने भी 1 से लेकर 80 तक के साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सोल्यूशन आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही सभी स्वेट का आंसर की का वीडियो आप सभी को देखने को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का भी पीडीएफ ले सकें। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अवतल दर्पण का उपयोग ही हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन 2 में बोला गया है कि श्वेत प्रकाश वर्ण में किस रंग के किरण का विचलन सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक विचलन होता है बैंगनी वर्ण का, सबसे कम होता है लाल वर्ण का। ऐसे ही सभी क्वेश्चन का पीडीएफ के रूप में आंसर की डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में questionforexam.com वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है। वहां से आप जाके सभी सेट का आंसर की पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। तो आप सभी को बता दें क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, अनंत। उसके बाद में अगला सवाल है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक एवं समान आकार का बन सके। तो वस्तु को रखना होगा वक्ता केंद्र पर, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी था। उसके बाद में क्वेश्चन 5 में बोला गया है कि तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है, यानी तारे टिमटिमाते हैं, इसका कौन सा कारण हो सकता है। तो दोस्तों, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारों से निकलने वाली प्रकाश वायुमंडल के विभिन्न घनत्वों से होकर गुजरती है, तो उसकी तीव्रता कभी घट जाती है तो कभी घट जाती है। यही कारण है कि तारे टिमटिमाते हुए मालूम पड़ते हैं, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व तो होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 1/16 सेकेंड। उसके बाद में क्वेश्चन 7 को देख लीजिए कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो दोस्तों, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा एवं आवर्धित होता है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, सीधा एवं हासित। इसके बाद में क्वेश्चन 8 में दिया गया है कि उत्तल लेंस का आवर्धन एम बराबर क्या होता है। काफ़ी सिंपल सवाल है, एम बराबर v/u होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार की छड़ का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 9 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, नर्म लोहे के छड़ का प्रयोग किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। उसके बाद में है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण को क्या कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में कि ओम का नियम क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि ओम का जो नियम होता है वो V/IR होता है। तो V/IR ऑप्शन ए में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 12 में बोला गया है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। जैसा कि हम आप सभी को बता दिए थे कि विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, जिसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 13 में दिया गया है कि आममीटर का प्रतिरोध कैसा होता है। दोस्तों, आममीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत छोट होता है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 14 में दिया गया है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। उसके बाद में अगला सवाल है कि रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है। ये हालांकि कक्षा 10वीं के लिए न्यू क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, धारा का परिमाण में कमी, यही होता है रियोस्टेट का उद्देश्य। उसके बाद में है कि विद्युत आवेश का सही मात्रक क्या होता है। काफ़ी सिंपल सवाल है, विद्युत आवेश का सही मात्रक कूलाम होता है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में आइए क्वेश्चन 17 दिखा देते हैं। क्वेश्चन 17 में बोला गया है वनस्पति तेलों में होती है। दोस्तों, याद रखिएगा, वनस्पति तेलों में लंबी एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएँ होती है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में बोला गया है कि ब्यूटेन में कितने समावयवी संभव है। तो ब्यूटेन में कितने समावयवी संभव है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 2।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 19 में दिया गया है कि मेंडलीव के आवर्तनीय में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। दोस्तों क्वेश्चन 19 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान पे। और यहीं पे आधुनिक आवर्त सारणी पूछ लिया जाता तो क्वेश्चन का सही जवाब परमाणु संख्या हो जाता। उसके बाद में है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है। जैसा कि आप सभी को बताया जाता है NH3, तो नाइट्रोजन की परमाणुओं की संख्या 1 होती है, 1 अनुपात, और हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या 3 है। तो क्वेश्चन का सही जवाब 1:3 होगा। तो 1:3 ऑप्शन डी में देने के कारण क्वेश्चन 20 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में है कि कौन कमरे के तापक्रम पे द्रव अवस्था में होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 21 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, एथेनॉल। उसके बाद में बोला गया है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन की अपरूप है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 23 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना ऑप्शन डी होगा। ग्रेफाइट भी होता है, हीरा भी होता है, और फ्लोरीन भी होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। उसके बाद में है कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं। तो वैसी स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, समावयवी कहलाते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनात्मक आयन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 25 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, धातु। उसके बाद में है क्वेश्चन 26 में कि लोहे पर जिंक से लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में है निम्नलिखित में कौन सह संयोजी यौगिक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 27 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। CH4 जो है वो सरल हाइड्रोकार्बन भी था जिसको हम लोग मीथेन गैस बोलते हैं, और यह सह संयोजी यौगिक भी है। उसके बाद में अगला काफ़ी सिंपल सवाल बोला गया था कि आभूषण बनाने वाला सोना कितना कैरेट का होता है। याद रखिएगा 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है जो आभूषण बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और आभूषण बनाने में वाले सोना का जो होता है वो 22 कैरेट होना चाहिए। उसके बाद में है निम्नलिखित में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। तो यहाँ पे आप सभी को उत्कृष्ट तत्वों का उदाहरण खोजना होगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब AR होगा, यानी आर्गन होगा। उसके बाद में ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। हे दोस्तों ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को ही पीतल कहते हैं, जो एक प्रकार का मिश्र धातु है। उसके बाद में काफ़ी सिंपल सवाल पूछ लिया गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 12H2O होता है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में बोला गया है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो दोस्तों अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके प्रबल अम्ल को बनाते हैं। उसके बाद में है कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है। यहाँ पे आप सभी को बताना होगा संवहन उत्तक क्या है। तो यहाँ पे B और C दोनों है, यानी फ्लोएम उत्तक भी है और जाइलम उत्तक भी है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 34 में दिया गया है प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। तो हे दोस्तों प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, इसका आंसर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। आप सभी स्टूडेंट को मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिएगा ताकि आगे आने वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी सहायता हो सके। अगला सवाल काफ़ी सिंपल बोला गया था कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो वो लीवर ग्रंथि होती है, जिसे यकृत ग्रंथि भी कहा जाता है। उसके बाद में है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है, यानी शरीर का जो संतुलन है वो कौन बना के रखता है। तो सेरिबेलम बना के रखता है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन के क्या कारण है। दोस्तों याद रखिएगा किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक जो परिवर्तन है उसका कारण है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजेन, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों। उसके बाद में है कि मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। जैसा कि हम आप सभी को पिछले वाले वीडियो के माध्यम से बताए थे, मनुष्य में कोष्ठों की संख्या 4 होती है, मेढकों में कोष्ठों की संख्या 3 होती है। तो यहाँ पे मनुष्य का पूछा गया है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी यानी 4 होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 39 में बोला गया है रक्त क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि रक्त एक प्रकार का तरल संजीव उत्तक है, तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में जीन शब्द किसने दिया, यानी जीन जो शब्द है इसका प्रतिपादन किसने किया था। तो ये जोहान्स ने किया था, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 41 में है, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। यहाँ पे आप सभी को एक ऐसा हार्मोन का नाम बताना होगा जो पादप हार्मोन नहीं है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, ऑक्सीटोसिन। उसके बाद में फूल में नर जनन अंग को क्या कहते हैं। तो जैसा कि आप सभी को बताए थे कि फूल में नर जनन अंग को पुंकेसर या पुमांग कहा जाता है और स्त्रीकेसर या जांग कहते हैं मादा जनन अंग को। तो यहाँ पे नर जनन अंग पूछने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है। तो उसमें 43 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अमीबा, पैरामेसियम, यूग्लिना में द्विखंडन तो होता है लेकिन ईस्ट में नहीं होता है। उसके बाद में पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 44 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। उसके बाद में है, निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आनुवंशिकी या आनुवंशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल जी को कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 45 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में है कि सभी हरे पौधे क्या कहलाते हैं। तो सभी हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में है कि नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 47 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 23 जोड़ा होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है कि ओजोन परत पाई जाती है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि ओजोन जो परत है वो स्ट्रोफिशियर में पाया जाता है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में है कि तेलीय कागज होता है। तो जो तेलीय कागज होता है, तेल से लगा कागज होता है, वो परभाषक पदार्थ होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि लेंस का जो मात्रक होता है वो मात्रक विहीन होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, मात्रक विहीन। उसके बाद में है कि प्रकाश की घोल विभिन्न माध्यम में। तो प्रकाश की यहाँ पे प्रकाश की चाल होगा, यानी प्रकाश की जो चाल है वो विभिन्न माध्यम में किस प्रकार से होती है। तो विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कैसी होती है। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। उसके बाद में है कि लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है। आप सभी को भी मालूम होगा कि लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या 2 होती है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 54 को देख लीजिए कि विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है। दोस्तों विद्युत का जो अच्छा चालक होता है वो कौन सा होता है। तो ऑप्शन डी होगा, चांदी। उसके बाद में 55 में दिया गया है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। तो शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किसका बना होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 55 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, जस्ता का। उसके बाद में क्वेश्चन 56 में दिया गया है कि 1 जूल का मान कितना होता है। तो 1 जूल का जो मान है वो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। उसके बाद में बोला गया है कि 1 mm मीका एम्पियर बराबर क्या होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 57 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 10⁻³ एम्पियर के बराबर होगा, जो कि -3 दिया गया है। अगला सवाल है कि डीजल का उपयोग होता है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि डीजल का जो उपयोग होता है वो भारी वाहन, रेल इंजन और विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। उसके बाद में है कि सौर सेल में ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। तो सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को किस में रूपांतरित करते हैं। तो क्वेश्चन 59 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। उसके बाद में है कि सोने की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 60 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 79 होते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी था। उसके बाद में है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कौन ऐसी क्रिया है जो ऑक्सीकरण की नहीं है। तो वो है अवक्षेपण। उसके बाद में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि ऑक्सीजन की जो संयोजकता है वो 2 होती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अम्लीय वर्षा में जल का pH मान होना चाहिए। तो अम्लीय वर्षा में जल का जो pH मान होनी चाहिए वो होनी चाहिए 5.6 से कम। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में बोला गया है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। काफ़ी सिंपल सवाल है, क्वेश्चन 64। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मेथनोइक अम्ल, जिसे हम लोग फार्मिक अम्ल भी कहते हैं।
अगला सवाल है बुझा हुआ चूना का अनुसूत्र क्या होता है। तो जैसा कि आप सभी को हम बता दिए थे कि CaOH का होल ट्वाइस होता है बुझा हुआ चूना का अनुसूत्र, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में है कि निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है। यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कौन ऐसा ऑप्शन है जो भस्म नहीं है। तो 66 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा NaCl। यहाँ पे NaCl सोडियम क्लोराइड होगा। उसके बाद में है जस्ता का अयस्क क्या है। तो जस्ता जो अयस्क होता है वो जिंक कार्डेट होता है, जिंक ब्लेड होता है, जिंक वर्सेट भी होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा जिंक वर्लेड। उसके बाद में कि सिलिकॉन एक है। तो सिलिकॉन तो एक उपधातु है ना, तो सिलिकॉन क्या होगा, तो उपधातु होगा, यानी ऑप्शन सी होगा। इसके बाद में है कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। तो एल्कोहल में कौन सा तत्व जो है उपस्थित नहीं होता है। तो यहाँ पे कुछ 69 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा नाइट्रोजन। उसके बाद में है मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है। तो मेथनोइक अम्ल को ही हम लोग फार्मिक अम्ल भी कहते हैं, जो चींटी के डंक में पाया जाता है। उसके बाद में स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। आप सभी को भी मालूम होगा कि स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद में सवाल में बोला गया है मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी मैग्नीशियम जो है वो किसमें पाया जाता है। पहला ऑप्शन क्लोरोफिल में, लाल वर्ण कण में, वर्णी लवक और श्वेत प्रकाश रक्त कण में। तो यहाँ पे 72 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लोरोफिल वर्ण में पाया जाता है। अगला सवाल है श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है। तो दोस्तों श्वसन के अंतिम उत्पाद को CO2 कहते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा भी कहते हैं। उसके बाद में कि दांत की सबसे ऊपरी पृष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं। काफ़ी सिंपल सवाल है, इसे हम लोग इनामेल कहते हैं। कितने स्टूडेंट को लगता है क्वेश्चन का सही और डेंटाइन होगा, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगला सवाल है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है। तो मनुष्य के आहार नाल का सबसे लंबा भाग को हम लोग छोटी आंत कहते हैं। अगला सवाल है परागकण किसमें पाया जाता है। तो आप सभी को मालूम होगा परागकोश में ही परागकण पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा परागकोश। उसके बाद में है कि चालिनी नलिकाएं पाई जाती है, यानी चालिनी नलिकाएं जो हैं वो जाइलम में ही पाई जाती है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा जाइलम। उसके बाद में है RBC रेड ब्लड सेल की जीवन अवधि कितनी होती है। तो यहाँ पे 78 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए होगा 120 दिन। उसके बाद में है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका को न्यूरॉन कहा जाता है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 80 में अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु का जो निषेचन होता है वो फ्लोपियन नालिका में होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा फ्लोपियन नालिका। ऐसे ही सभी स्वेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे मोबाइल एप्लीकेशन मैथ एंड मैजिक टिप्स को इंस्टॉल कर लीजिए, ताकि उससे तैयारी करके आप मैट्रिक एग्जाम में काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। हालांकि हमारा अगर जो भी स्टूडेंट पूरे वीडियो को बारी बारी से देख रहे होंगे तो उन सभी स्टूडेंट को मालूम होगा कि हमारे वीडियो सीरीज से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में टकराए हैं। ऐसे ही बहुत सारे आगे आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उसके लिए भी हम प्रत्येक दिन वीडियो बनाते हैं। तो आप सभी वीडियो को बारी बारी से देखा कीजिए, ताकि आपको मैट्रिक एग्जाम में अच्छे खासे स्कोर कर सके। तो मैं मुख्यमंत्री सारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।